अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा जो मेन टारगेट है ना, वो ये है कि हमने अपने कोर्स का एक नया मॉड्यूल शुरू करने रिएक्ट। सही है। हमारा जिस जर्नी का स्टार्टअप हुआ था वो HTML से हमने पढ़ना सीखा। HTML सीखी, CSS सीखी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ी और बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी, CSS फ्रेमवर्क्स और गिट एंड गिटहब। अब मेजरली जितना हमने पीछे कंटेंट क्लियर किया ना, वो इसलिए किया ताकि हम इसको रिएक्ट तक पहुंच सकें। सही है, रिएक्ट को अप्रोच कर सकें। इसलिए हमने पीछे ये सारा HTML CSS वगैरह पे ग्रिप हासिल की, जावास्क्रिप्ट पढ़े। अब हम रिएक्ट पर आए हैं तो इसकी इजी पीछे एक करेंगे ज़रा। सही है कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम इसका प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, ये सारा हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, मतलब ये इतना कंटेंट हम पढ़ी जा रहे हैं रोज़ बरोज़, इसका मकसद क्या है? मतलब रिएक्ट हम पढ़ रहे हैं, इस जर्नी का एंड गोल क्या है? एंड गोल है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हैं या वेब सॉफ्टवेयर्स बनाना चाह रहे हैं। वेब सॉफ्टवेयर मतलब कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो ब्राउज़र में रन होते हैं ना, उनको हम वेब सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। ठीक है। ये हमारी जर्नी का एंड गोल है कि ये हम बिल्ड करना चाह रहे हैं अपने। सही है। तो जब भी हमारे पास एक आइडिया आता है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर को लेके, किसी भी वेब एप्लीकेशन या वेब सॉफ्टवेयर को लेके कोई आइडिया आता है, तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो उस आइडिया को रियलिटी में शिफ्ट करने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। बहुत सारे होते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर लिखें भी ना कि वेब एप्लीकेशंस, इसको ही देख लो। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और साथ साथ मैं ड्रॉ भी करता रहता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं इसको। ये हमारी जर्नी का एंड गोल है कि हमने वेब ऐप्स या वेब सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करना सीखना है। अब इस आइडिया को जब हम अपने माइंड के अंदर लाते हैं, तो मैंने बताया हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स इस आइडिया को रियलिटी में शिफ्ट करने में हेल्प आउट करते हैं हमारे। मेजरली इसकी ना, जब भी किसी भी वेब की बात होती है तो इसके दो शाखें आगे निकलती हैं। लाइक एक वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए इसके कितने पार्ट्स होते हैं? मेजरली दो पार्ट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं फ्रंट एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन। सही है। और एक हमारा होता है इसका बैक एंड पार्ट। ठीक है। ये मेजरली हमारा किसी भी सॉफ्टवेयर का आइडिया जब हमारे माइंड में आता है तो उसके अंदर मेजरली ये दो शाखें निकलती हैं, एक फ्रंट एंड की और एक बैक एंड की। ये फ्रंट एंड क्या चीज़ है, बैक एंड क्या चीज़ है? जैसे आपने अपनी लाइफ के अंदर अभी तक बहुत सारी एप्लीकेशंस चलाई होंगी। ठीक है। लाइक जिस तरह उनमें से एक वेबसाइट आपने कभी ओपन की होगी, W3 स्कूल्स। ये एक वेबसाइट है जहाँ पर, जिसका मेन मकसद क्या है कि यहाँ पर आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो। इन्होंने बहुत सारा कंटेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यहाँ पर डिटेल में राइट कर दिया है। आप यहाँ से आके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है। इस वेबसाइट का, वेब सॉफ्टवेयर का ये मेन गोल है कि हर लैंग्वेज के रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करना और आप उससे सीख सको, लर्न कर सको। ठीक है। इसी तरह किसी बैंकिंग एप्लीकेशन पे चले जाएं, जस्ट लाइक HBL। ठीक है। अब ये भी एक वेब सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब इसका मेन गोल क्या है इस सॉफ्टवेयर का? ये वेब सॉफ्टवेयर का मेन गोल क्या है कि HBL बैंक के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर इनके इस सॉफ्टवेयर से मिल सकती है। ऐसे ही है कि नहीं? तो मतलब जिस तरह कोई भी हम वेबसाइट बिल्ड करते हैं ना, वो किसी ना किसी चीज़ की हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। ठीक है। लाइक जिस तरह अगर हम लेगेसी की ले लें, वेबसाइट बनानी है तो उसमें क्या होगा? लेगेसी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह होंगी, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, इसका लॉगिन साइन अप पोर्टल्स वगैरह होंगे। ठीक है। ये मेजर चीज़ है। एक वेबसाइट, देखो जब वेबसाइट नहीं थी तो यही काम हम करते थे थ्रू न्यूज़पेपर्स। ठीक है। न्यूज़पेपर में हम अपना एड्स वगैरह देते थे और हमारा काम चलता था। अब लोग उस साइट से निकल आए हैं, न्यूज़पेपर से। ठीक है। अब हम क्या कहते हैं? अब हम कहते हैं घर पे सर्च करें, काम हो। ऐसे ही
तो यहाँ पर इनके इस आइडिया को शेप देने के लिए उन्होंने क्या किया, वेबसाइट्स का कंसेप्ट निकाला। वेबसाइट्स भी एक्चुअली काम न्यूज़पेपर वाला ही है, लेकिन इनको कह लो ये डिजिटल न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है। मतलब इनको डिजिटली हम एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनेट पर ही इनसे इंफॉर्मेशन वगैरह गेट कर रहे हैं, ठीक है। काम ये न्यूज़पेपर वाला ही कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये डिजिटलाइज है, ओके। अच्छा, अब हर वेबसाइट का मेन गोल क्या होता है कि किसी ना किसी चीज़ के रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करना है। अगर कोई बिज़नेस का वेब सॉफ्टवेयर है तो उस बिज़नेस को ऑटोमेट करने के लिए हमें जो जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो हम उस वेबसाइट के अंदर बिल्ड करेंगे, ठीक है। अब ये सारे अगर सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे यही HBL का ही लगा लो, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर मैंने आपके सामने ओपन किया है, वेब सॉफ्टवेयर। अब ये एक सॉफ्टवेयर है तो इसके भी कितने पार्ट्स होंगे, 2। एक फ्रंट एंड पार्ट होगा, एक इसका बैक एंड पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड इसका पार्ट कौन सा है, लाइक ये मैंने एप्लीकेशन ओपन किया ना, ये जितना कंटेंट मैं देख रहा हूँ, सही है, जिसको मैं विजुअली देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कैरोसेल्स लगे हैं, ये बटन लगा है, हेडिंग लगी है, ये सारा कंटेंट मैं देख सकता हूँ, सही है। और ये मेरी डिवाइस के अंदर चल रहा है। ऐसा कंटेंट जिसको मैं देख सकता हूँ, जो मेरी डिवाइस के अंदर चल रहा है, उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड ऑफ दैट एप्लीकेशन, ठीक है। अब इस फ्रंट एंड को भी ना बिल्ड करने के लिए बहुत सारे स्टैक और टेक्नोलॉजीज़ हमारे सामने आती हैं, जिसमें अभी तक हमने HTML CSS पढ़ी, जावास्क्रिप्ट पढ़ी, ये बेसिक लेवल पे हैं। और बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू हम किसी भी वेब का फ्रंट एंड बना सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ आ गया ना, 2 पार्ट्स हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। पहले हम लिस्ट आउट कर लेते हैं कि फ्रंट एंड क्या चीज़ है। वो मैंने बताई कि इस वेबसाइट का वो सारा हिस्सा जो मैं देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, वो क्या है, इसका फ्रंट एंड है। अब इस फ्रंट एंड को भी ना आगे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक इस फ्रंट एंड का पार्ट होता है डिजाइनिंग का, किसका, डिजाइनिंग का। और दूसरा इस फ्रंट एंड का पार्ट होता है लॉजिक्स, सही है। ये मैं अभी आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ ये क्या चीज़ है। डिज़ाइन का तो आपको पता चल गया ना कि यहाँ पर ये जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, एक डिज़ाइन हुई हुई, जैसे ये बटन है, ये HTML के थ्रू बनाते हो तो क्या होना था, एक सिंपल सा। अब इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, थ्रू CSS, स्ट्रक्चर और डिज़ाइन मिलके ये पूरी शेप मिली है इसको, ओके। तो ये सारा तो मेरा पार्ट है फ्रंट एंड में डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने बताया HTML और CSS इनफ है। अब दूसरी वो बात कर रहा है कि फ्रंट एंड का एक और पार्ट होता है लॉजिक्स। ये क्या होती है कि जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज ये एक बटन लगा है ना, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये एक पॉपअप ओपन हुआ है मेरे सामने। अब यहाँ इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे व्हाट्सएप चैट पे ले जाएगा, ठीक है। अब इस बटन के क्लिक करने पे ये काम होना है, इसके पीछे क्या है, लॉजिक है, सही है, लॉजिक लिखी हुई है, ठीक है। और लॉजिक मैंने आपको बताया HTML CSS से नहीं बनती, किससे बनती है, जावास्क्रिप्ट से। तो समझो एक फ्रंट एंड कंप्लीट करने के लिए उसकी कितनी चीज़ें होंगी, 2, एक डिज़ाइन और एक लॉजिक्स। डिज़ाइनिंग क्या है, जो मुझे इसका विजुअली नज़र आ रहा है, सही है, UI नज़र आ रही है, ये इसका डिज़ाइनिंग पार्ट है। लॉजिक्स कौन सी हैं कि हर बटन के क्लिक करने पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा, ये इसका लॉजिकल पार्ट है। डिज़ाइनिंग हम करेंगे थ्रू HTML CSS फ्रेमवर्क, और लॉजिक्स ऐड करेंगे विद जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसी फ्रंट एंड के ये लॉजिकल पार्ट्स में कुछ ऐसी लॉजिक्स हम लिखते हैं जो हमारे फ्रंट एंड को मिलाती हैं बैक एंड के साथ, सही है। उनको हम कहते हैं API इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, API इंटीग्रेशन। ये हमारा लॉजिकल पार्ट में आता है, फ्रंट एंड के लॉजिकल पार्ट में कुछ ऐसी लॉजिक्स लिखते हैं जो हमारे फ्रंट एंड को मिलाती हैं बैक एंड के साथ, उनको हम क्या कहेंगे, API इंटीग्रेशन, सही है। इतना समझ आ गया आपको। अच्छा, अब जिस पर्सन को ये इतना काम आता है, ठीक है, मतलब जिसको डिज़ाइन करना आता है फ्रंट एंड और उसमें लॉजिक्स ऐड करना आती है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रंट एंड डेवलपर, सही है। अगर आपसे कोई कहता है मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो इसका मतलब क्या है, वो डिज़ाइन करना भी जानता है, वो लॉजिक्स ऐड करना भी जानता है। जिसको बैक एंड आता है उसको हम क्या कहते हैं, बैक एंड डेवलपर, सही है। और जिसको दोनों आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फुल स्टैक डेवलपर, सही है। जो हम मेजरली इस कोर्स का एंड गोल है कि ये हमें बनना है, फ्रंट एंड भी हमने क्लियर करना है और बैक एंड भी। अभी हम प्योरली फोकस कर रहे हैं फ्रंट एंड बिल्ड करने के ऊपर, सही है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट
हमने डिज़ाइन भी कवर कर लिया और लॉजिक्स भी करने के लिए जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट पढ़ ली, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि फ्रंट एंड का तो समझ आ गया कि इसका ये क्या चीज़ है और किस तरह से चलती है। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये बैक एंड क्या है, बैक एंड किस तरह से रन होता है, या नॉर्मली इसको हम कहते हैं कि एक वेब सॉफ्टवेयर किस तरह से चलता है, सही, वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या वेब सॉफ्टवेयर किस तरह से चलता है, ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है। ओके, अच्छा, हमें पता है कि अभी तक हम अगर एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो एक उसका फ्रंट एंड पार्ट होगा, मतलब कुछ कोड करेंगे फ्रंट एंड के लिए और कुछ कोड करेंगे बैक एंड के लिए। ये सारा कोड कहाँ पे हम करेंगे? अपने लैपटॉप के अंदर, अपने लोकल मशीन के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, सही है। अब इस लैपटॉप के अंदर मैंने बनाई एक वेबसाइट, ठीक है। आपने उसको देखना है तो कैसे देखोगे? आपको मेरे लैपटॉप की एक्सेस चाहिए, इसका पासवर्ड और प्लस ये लैपटॉप आपको चाहिए उस वेबसाइट को देखने के लिए, ऐसे है कि नहीं? अब देखो, जो फेसबुक है, फेसबुक की एग्जांपल हम लेते हैं। फेसबुक भी तो किसी लैपटॉप के अंदर बनी थी ना, किसी डेवलपर ने ही बनाई थी, सही है। अब उसने ऐसी क्या काम किया कि फेसबुक जो है वो हर डिवाइस में चल रही, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमें फेसबुक देखने के लिए किसी डिवाइस में जाना पड़ता है, नहीं, हम उसे अपनी डिवाइसेस के अंदर चला रहे हैं। तो ये चीज़ कैसे हैपन होती है, ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है कि कोड हम कर रहे हैं लोकल मशीन के अंदर, जिसको एट अ टाइम, ठीक है, एक पर्सन एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि ये देखो ना, इस लैपटॉप को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है एक पर्सन के लिए। इसमें एक कीबोर्ड है, एक कीपैड है, एक स्क्रीन है, सिर्फ एक पर्सन इसको एट अ टाइम यूज़ कर सकता है। आपने इसको यूज़ करना है तो आपको ये मैं आपको दूंगा लैपटॉप भी प्लस इसकी सिक्योरिटी मेजर्स भी, फिर आप इसको इसकी आउटपुट देख सकते हो, इसमें वेब एप्लीकेशन देख सकते हो। लेकिन जो फेसबुक है वो तो हर जगह एक्सेसिबल है, हर डिवाइस के अंदर एक्सेसिबल है। तो ये चीज़ हमें ये लॉजिक अंडरस्टैंड करनी है कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ जिस बिहाफ पे हो रही है ना, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, इसको अंडरस्टैंड करना। हम क्या करते हैं कि कोड करते हैं अपनी लोकल मशीन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, सही है, लोकल मशीन में हम इसके अंदर पूरी अपनी वेबसाइट बनाते हैं, बाद में इसको शिफ्ट कर देते हैं एक और तरह की मशीन के अंदर जिसको हम कहते हैं सर्वर्स, ठीक है। ये बड़ी मशीन्स हैं, ठीक है, ये होते लैपटॉप की तरह ही हैं। जस्ट मैंने आपको इसका इंट्रो भी दिया था, ये लैपटॉप की तरह ही होते हैं, बट लैपटॉप जो है मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पड़ा हुआ है, ठीक है। लाइक इसमें 8 GB रैम है, 500 GB NVMe है, और इसमें कोई प्रोसेसर लगा हुआ है थोड़ा सा हल्का सा। लेकिन ये जो है ना सर्वर्स, ये इनको बहुत बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लैपटॉप एक पर्सन के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, ओके। लेकिन ये जो सर्वर्स है ना, ये मशीन्स हैं, ये बनाई जाती हैं मिलियंस ऑफ यूजर्स को एंटरटेन करने के लिए एट द सेम टाइम, ठीक है। इसलिए इनमें रैम की, अगर हम रैम की तादाद देखें ना तो वो टेराबाइट्स में हो, ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा रैम होगी इसके अंदर। होता ये हार्डवेयर ही है, ठीक है, बट इसके रिसोर्सेज हमारे लैपटॉप से बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि इसने ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करना है एट द सेम टाइम, इसलिए इसको रिसोर्सेज भी ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? अच्छा, अब हमने क्या करना है, अपना जो काम किया है लोकल मशीन के अंदर, लैपटॉप के अंदर मैंने समझो अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखी VS कोड के अंदर, ठीक है। मैं इसको शिफ्ट करूँगा कहाँ पर? इस सर्वर के ऊपर, ठीक है। अब ये सर्वर पर कैसे लेके जाना है? हमें पता है कि हम अपना डाटा लैपटॉप से कहाँ पे पुश कर सकते हैं? गिटहब के ऊपर, ऐसे ही है ना। हमें अपने लैपटॉप से गिटहब पर डाटा पुश करना आता है ना। अच्छा, हम अपने लैपटॉप से डाटा भेजेंगे गिटहब पर, और फिर गिटहब से डाटा आगे भेजेंगे इस पर्टिकुलर सर्वर पर, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमने सॉफ्टवेयर बना के सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करना है, पुश करना है। तो ये एक फ्लो होगा कि लैपटॉप से पहला डाटा जाएगा, पहले डाटा जाएगा गिटहब पर, एंड गिटहब से आगे सर्वर के ऊपर। अच्छा, शिफ्ट कर दिया। अब ये भी क्या है, एक हार्डवेयर है, ऐसे ही है ना। अगर हम लेट्स सपोज एग्जांपल लें लैपटॉप के साथ ही, लैपटॉप के अंदर मैं वेबसाइट चलाना चाहता हूँ, मतलब बनाऊँगा तो चलाऊँगा, तो मुझे क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, इसको मैं परचेज़ करूँगा, ऐसे ही है ना। इसी तरह अगर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी एक हार्डवेयर ही है,
ठीक है। इसके अंदर मैंने अपनी वेबसाइट को चलाना है तो मुझे क्या करना है, इसको परचेज करना है, ठीक है। इसको भी मुझे परचेज करना पड़ेगा। नॉर्मली हम सारी ये पिलर्स नहीं लेते, बस इसमें से कुछ डिवाइस को हम कुछ हार्डवेयर के पार्ट को बाय कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह मेरे सिस्टम के अंदर होती है ना रैम रोम होती है, इसमें भी होती है, लेकिन इसमें हम स्टोरेज लिमिटेड सी लेते हैं, 5 GB 10 GB ज़्यादा नहीं लेते, ठीक है। जितना कि मेरी एप्लीकेशन के लिए इनफ हो उतना के ले लेते हैं, ओके। अब ये मेरा लैपटॉप है, इसको चलाने के लिए मुझे पता है एक हार्डवेयर को चलाने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये भी एक हार्डवेयर है, इसको चलाने के लिए भी क्या चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। हार्डवेयर हमेशा चलता है विद ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे केस में यहाँ लैपटॉप में मेरे पास विंडोज़ चल रहा है, किसी आप लोगों के पास लिनक्स चल रहा है आपके पास, और आपके पास मैक चल रहा होगा, ठीक है। इस तरह 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे पास वर्ल्ड में चलते हैं, विंडोज़, मैक और लिनक्स। अब यहाँ पर ये जो सर्वर्स है ना, इन पर नॉर्मली हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं इस हार्डवेयर को रन करने के लिए वो लिनक्स है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि विंडोज़ जो है ना ये एक पेड है, कमर्शियली पेड है, और जो मैक है वो भी एक क्लोज सोर्स है और कमर्शियली पेड है। लेकिन जो लिनक्स है ना ये ओपन सोर्स है, ठीक है। लिनक्स जिस तरह ये विंडोज़ है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है, मतलब ये स्क्रीन यहाँ पे नज़र आ रही है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह लिनक्स भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है। अब मैंने बताया कि सर्वर के ऊपर हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं इंस्टॉल, लिनक्स। रीज़न क्या है, क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है, फ्री है, इसलिए लोग इसमें ज़्यादा लिनक्स ही करते हैं और उसमें अबंटू ज़्यादा करते हैं वो, ठीक है। अच्छा, अब इतना समझ आ गया कि हमने क्या किया है, लैपटॉप से डेटा ट्रांसफ़र कर दिया सर्वर के ऊपर, सर्वर को परचेज भी कर लिया और उसमें लिनक्स इंस्टॉल करके सेटअप वगैरह भी कर लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने एप्लीकेशन को चलाना है, सही है। सोचो इसमें मैंने अपनी HTML को रख दिया, ओके। अब बात आती है उसको एक्सेस करने की, मतलब उसके ऊपर मैंने एप्लीकेशन रख दी है, अब मुझे उसको देखना है। अब ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है कि एक सर्वर के ऊपर मैंने अपने कोड को ट्रांसफ़र तो कर दिया है, लेकिन अब मैंने उसको देखना है, तो कैसे देखूं, इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। समझ आ रही है ना, करना क्या है कि सर्वर के ऊपर जो हार्डवेयर मैंने परचेज किया ना उसमें कोड मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना है कि ताकि बहुत सारे लोग इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। जस्ट लाइक फेसबुक, ठीक है, वो भी किसी सर्वर के ऊपर ही पड़ी है और हम क्या कर रहे हैं, उस सर्वर से उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, ये लॉजिक कैसे काम करती है कि इसको मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस बनाने के लिए ना पीछे इसके आती है नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग क्या है, हमें पता है कि इंटरनेट क्या है, एक मैश है, जाल है, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस का, जिस मतलब ये मेरा एक लैपटॉप है ना, इसका एक IP है, ओके। यहाँ पर ये डिवाइसेस सारी पड़ी हैं, इसका भी, इनके भी क्या है, IP है। इंटरनेट में जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट करती है ना, तो उसको एक यूनिक चीज़ लोकेट कर दी जाती है, असाइन कर दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, IP। सही है, समझ आई कि नहीं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखो इंटरनेट क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब आपने एजुकेशन में पढ़ा होगा, इंटरनेट बस कनेक्ट करता है डिवाइसेस को और कुछ भी नहीं है इसका काम, सही है। लाइक मतलब मैंने इंटरनेट के थ्रू मैं यहाँ पर पाकिस्तान में बैठा US के सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ थ्रू इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है, बस कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस है। आपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, सही है। क्या डेफिनेशन है इंटरनेट की, अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इज कॉल्ड इंटरनेट। बस ये कनेक्ट करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को। अब कनेक्ट कैसे करते हैं ये समझना। देखो मैं इंटरनेट के थ्रू यहाँ पाकिस्तान से बैठा US की किसी मशीन के अंदर मशीन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, यहाँ से पाकिस्तान से लेके US तक एक फिजिकल वायर, ठीक है, कनेक्ट होती है हर कंट्री के साथ। लाइक यहाँ से मैंने अगर डाटा भेजना है ना US की किसी मशीन में, तो पाकिस्तान से एक फिजिकली वायर US के साथ हमारी कनेक्टेड है, उस वायर के थ्रू मैं अपना डाटा उस US की मशीन के अंदर भेजूंगा, ठीक है। अक्सर आप सुनते हो ना वायर कट गई, जिसकी वजह से पूरा इंटरनेट डिस्टर्ब होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पूरी कंट्री का
डाटा जो है वो उस वायर के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जा रहा होता है। फिर जब उस वायर में कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरी कंट्री का इंटरनेट डिस्टर्ब होता है। सही है, समझ आ गई कि नहीं आपको कि ये कनेक्ट कैसे की जाती हैं डिवाइसेस। ये इंटरनेट का बस वायर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट वायर्स हैं जो डिफरेंट डिवाइसेस को अदर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करती हैं। ओके, अच्छा, अब सोचो एग्जांपल लो, मैं हूँ, मैंने डाटा ट्रांसफ़र करना है अपने कज़न को जो पे बैठा है यूएस में। अब डाटा जाना किसके थ्रू है? उस वायर के थ्रू। ओके, अब उस वायर में एट द सेम टाइम कितने यूज़र्स डाटा भेज रहे होंगे? जैसे आप व्हाट्सएप करते हो ना, मैसेज करते हो, वो भी तो आप ट्रांसफ़र ही कर रहे हो ना डाटा को। अब वो जाएगा तो वायर के थ्रू ही जाएगा, लेकिन उस वायर में एट द सेम टाइम मिलियंस ऑफ यूज़र्स का डाटा जा रहा हो। ये कैसे इंटरनेट को हम बताएंगे कि ये मेरा डाटा किस पर्टिकुलर डिवाइस पे जाना है? मतलब मैंने वायर में भेज दिया, लेकिन उसको कैसे बताना है कि किस डिवाइस के अंदर भेजना है, ये मैंने उसको नहीं बताया। हमें इंटरनेट को बताना पड़ता है कि इस डिवाइस से डाटा भेजना है उस फलां पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर। सही। अब ये चीज़ इंटरनेट को बताने के लिए उन्होंने आईपी जनरेट की है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जिस तरह ह्यूमंस है ना, हर बंदा हमारे पाकिस्तान के अंदर या पूरी वर्ल्ड के अंदर देखो, हर पर्सन दूसरे पर्सन से डिफ्रेंशिएट होता है थ्रू आईडी कार्ड। ऐसे ही है ना, जो क्रॉस ऑफ द वर्ड सेम नहीं होता कभी, ऐसे ही इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से डिफ्रेंशिएट होती है थ्रू देयर आईपी, ठीक है। ये आईपी क्या होते हैं? ये ना एक नंबर होते हैं 4 पॉइंट्स का, लाइक इस तरह का कुछ होते हैं। सही, समझो ये एक यहाँ पर मैंने आईपी लिखा है, 4 डिजिट्स होते हैं ना उसमें नॉर्मली, तो ऐसे हम कुछ कर लेते हैं। ओके, ये एक आईपी मैंने लिखा है। अब आईपी क्या है? ये पहचान है उस डिवाइस की जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुई है। अब ये आईपी जनरेट करना, इसका इकोसिस्टम इंटरनेट जिन्होंने डेवलप किया उन्होंने लगाया हुआ है कि आप जब भी इंटरनेट से कनेक्ट करोगे ना तो आपको एक यूनिक आईपी मिलेगा, ये गारंटी है। अगर आज आपको ये आईपी मिला है ना, दोबारा पूरी ज़िंदगी में ये आईपी आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमेशा यूनिक होता है, सही है। अब आपने एजुकेशन में पढ़ा होगा, अक्सर सुनते भी होंगे आईपी V4 V6 इनके वेरिएंट्स। इसका क्या मतलब? जो V4 होता है ना आईपी, उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जो V6 होता है उसमें 6 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मली लोग शिफ्ट हो रहे हैं IPv6 में, पहले अभी तक आज से पहले तक सारे IPv4 में ही काम कर रहे थे, अब V6 में जाना शुरू हो गए हैं, तो फॉर सिक्योरिटी रीजंस एंड अदर पर्पसेस। सही, इतना समझ आ गया। अब सोचो कि अगर मैंने यहाँ से, अली ने डाटा भेजना है अहमद को, सही है, तो अली को क्या चाहिए? अहमद का आईपी चाहिए, अहमद की डिवाइस का आईपी चाहिए। आप व्हाट्सएप से मैसेज सेंड करते हो किसी भी कॉन्टैक्ट पर, कैसे जाता है? थ्रू देयर आईपी, सही है। एक आपके मोबाइल का आईपी होता है, एक उस पर्सन के मोबाइल का आईपी होता है। पहले आईपी रिलेट करते हैं, फिर डाटा ट्रांसफ़र होता है, सही है। अच्छा, अब इंटरनेट को मैंने ये तो बता दिया कि वायर के थ्रू डाटा जाना है, कहाँ से जाना है और कहाँ पर जाना है, ये तो मैंने उसको बता दिया। अब मेरा डाटा सिक्योरली भेजने के लिए ना उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, डाटा को एक शेप देंगे। वो शेप क्या है कि आपका डाटा खुलेआम नहीं जाएगा, एक पैकेट की शेप में जाएगा। किसकी शेप में? पैकेट, सही है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर ओपनली भेजेंगे ना तो क्या होगा? इंटरसेप्ट होगा, मतलब बाकी अदर डाटा भी जा रहा है ना, अदर यूजर्स का, तो इस तरह फिर डाटा रिलेट करेगा, सही है। मतलब किसी का डाटा किसी को चला जाएगा, किसी का किसी को चला जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, हर डाटा को पैकेट की शेप दी। उस पैकेट में हम जब यहाँ से डाटा भेजेंगे ना, उस पैकेट में क्या क्या होगा? आपका आईपी, वो किस लोकेशन पर आईपी जनरेट हुआ है, वो लोकेशन, आपकी डिटेल्स और आपका डाटा, ये सारा डिटेल्स लेके एक पैकेट की शेप देके फिर डाटा ट्रांसमिट किया जाता है उस वायर से, सही है, उस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर जहाँ पे आपने भेजना है। इतना समझ आ गया आपको? अब सोचो अगर मैंने इस सर्वर के अंदर अपना डाटा भेजा है, सही है, अब मैंने उसको एक्सेस करना है तो मुझे इस सर्वर का क्या चाहिए? आईपी। ये भी एक डिवाइस ही है ना, तो मुझे इससे अगर अपना डाटा लेना है तो मुझे इसका आईपी चाहिए। ओके, अच्छा, इतना तो आपको अंडरस्टैंड हो गया कि आईपी क्या चीज़ है, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ आती है कि लेट्स सपोज इस सर्वर के अंदर मैं पूरी समझो ये एक वायर आ रही है, ठीक है, ये डिवाइस है, मैं इस वायर के थ्रू आता इस डिवाइस तक पहुंच गया थ्रू देयर आईपी। अब ये जो डिवाइस है ये एक मेरा हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर के अंदर बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, लाइक index.html, about.html और बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। जिस तरह मेरा लैपटॉप है ना, इस लैपटॉप को आपने एक्सेस करना हो, आपको इसका क्या चाहिए, आईपी के थ्रू आप इस लैपटॉप को एक्सेस कर लो। अब आईपी के थ्रू मैंने बताया आईपी पहचान किसकी है, डिवाइस की, सही है। अब डिवाइस को तो आप कनेक्ट कर लोगे आईपी के थ्रू। अब उस डिवाइस के अंदर बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई, सही है। जैसे ये मेरा लैपटॉप है, इसमें कितनी सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, हज़ारों की तादाद में मैं रख लेता हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को मतलब हमें इंटरनेट को ये भी बताना है कि ये आईपी है सर्वर का, उस पर जाओ, वो आईपी से सर्वर को तो ढूंढ लेगा। अब उस सर्वर में बहुत सारी फाइल्स हैं, तुमने किस फाइल को पकड़ना है ये चीज़ भी हमें उसको बतानी पड़े, सही है। जैसे मैं अगर कोई फाइल बनाता हूँ अपने सिस्टम के अंदर, उसको एक्सेस करने के लिए मुझे कोई इकोसिस्टम चाहिए जो मुझे ये बताए कि उस डिवाइस के अंदर किस फाइल को जाना है, किस फाइल को एक्सेस करना है, ठीक है। ये काम करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम या एक पर्टिकुलर सर्वर के अंदर या एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पोर्ट्स नंबर जनरेट की, ठीक है। उन्होंने कहा कि डिवाइसेस तो डिफ्रेंशिएट होंगी थ्रू देयर आईपी। अब एक डिवाइस के अंदर बहुत सारी फाइल्स होंगी, ठीक है, हर फाइल दूसरी फाइल से डिफ्रेंशिएट होगी थ्रू देयर पोर्ट नंबर, ठीक है। ये कहाँ पे लगाने का इसका साइंटेक्स क्या है कि हम आईपी के बाद कॉलन लगा के यहाँ पर आईपी लिखते हैं अपना, सही है। ये नॉर्मली हर सिस्टम, हर सर्वर, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये 65,536 होते हैं, ठीक है। मतलब इतने पोर्ट्स आपके सिस्टम के अंदर होते हैं, सही है। मतलब इतनी आप एप्लीकेशंस रन कर सकते हो, ओके। लेकिन इनमें ना नॉर्मली इतने ज़्यादा पोर्ट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन कुछ पोर्ट्स रिजर्व्ड होते हैं। जैसे पहले 2500 3000 जो पोर्ट्स होते हैं ना, ये रिजर्व्ड होते हैं। कैसे? क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी किसी ना किसी पोर्ट पे चल रहा है ना, इसकी एप्लीकेशंस किसी ना किसी पोर्ट्स पे चल रही हैं, ठीक है। जैसे ये VS कोड मैंने ओपन किया, ये भी किसी ना किसी पोर्ट पे चल रहा है। मेरा क्रोम किसी ना किसी पोर्ट पे चल रहा है। अब इन चीज़ों के लिए ना देखो, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग में आया है तो ये कुछ पोर्ट्स मेरे रिजर्व कर लेते हैं, सही है। इसकी हर एप्लीकेशन किसी ना किसी पोर्ट पे चल रही होती है, सही है। तो इसलिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं ना, उसको 3000 से अबव ही रखते हैं, क्योंकि पहले जो 3000 पोर्ट्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं, सही है। समझ आ गई। हम भी एप्लीकेशन बनाएंगे उसे 3000 से अभी अबव ही रखेंगे, 5000 8000 इसके ऊपर ही चलाएंगे, ओके। इतना समझ आ गया। अब आईपी क्या है, यूनिक आईडी है किसी भी डिवाइस की, और उस डिवाइस के अंदर किस एप्लीकेशन को मैंने एक्सेस करना है ये कैसे बताऊंगा, पोर्ट नंबर, ठीक है। जैसे ये सर्वर है ना, ये सर्वर, इसको मैंने एक्सेस करना है आईपी के थ्रू कर लूँगा। इस सर्वर पे बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही होंगी, आपकी नहीं चल रही होगी, बहुत सारी चल रही होंगी। अब ये सर्वर क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन के लिए आपको एक पोर्ट साइन कर दे कि आपकी एप्लीकेशन हमेशा इस पोर्ट पे चलेगी, ठीक है। आप उस पोर्ट के थ्रू उसको एक्सेस करो, ओके। अब इसमें ना एक और चीज़ आती है, आईपी हो गया, पोर्ट हो गया, इसके एंड पर एक और चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं राउट। क्या कहते हैं, राउट। ये क्या होता है, देखो इस लैपटॉप को आपने एक्सेस करना है तो आईपी चाहिए, ठीक है। आईपी के बाद इसकी आपने कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करनी, क्या चाहिए, पोर्ट चाहिए। अब एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, लाइक हम वेबसाइट बनाते हैं, उसके कितने ज़्यादा पेजेस होते हैं, ऐसे है कि नहीं। होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, सर्विसेज पेज। आपने किस पेज को एक्सेस करना है ये आप बताते हो थ्रू देयर राउट, ठीक है। मतलब आपने अगर सर्वर से एक एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो 3 चीज़ें बतानी है। पहला उस सर्वर का आईपी, दूसरा उस एप्लीकेशन का पोर्ट, तीसरा उस एप्लीकेशन का पेज का राउट, ठीक है। कि उस एप्लीकेशन के किस रास्ते पे जाना है आप, सही है। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, एक एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। इतना समझ आ गया आपको। अच्छा, अब सोचो अगर हमने बात की थी कि लैपटॉप से डाटा, लैपटॉप में जब तक मेरा डाटा है वो सिर्फ एक पर्सन उसको एक्सेस कर सकते हैं,
मैंने उसको एक्सेसिबल बनाना है मिलियंस ऑफ यूज़र्स को, ठीक है, डिफरेंट बहुत सारे यूज़र्स को मैंने एक्सेसिबल बनाना है, सही है। तो मैंने अपना डाटा ट्रांसफ़र करने हैं लैपटॉप से सर्वर पर। अब सर्वर से जब डाटा एक्सेस करना है तो कैसे करना है, उस सर्वर की आईपी, उस सर्वर का पोर्ट और उसका राउट, ये तीन चीज़ों के साथ मैं उस सर्वर से अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करूँ। इतना समझ आ गया आपको? अच्छा, अब ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है कि इतना तो हमें पता चल गया आईपी क्या है, पोर्ट क्या है और राउट क्या है। अब ये चीज़ हैपन कैसे होती है, मतलब ये आईपी तो हमें पता है, इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे आईपी मिल जाएगा, आईपी का तो मसला ही नहीं है। ये राउट और ये पोर्ट्स वगैरह कैसे काम करती हैं, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब एक एप्लीकेशन बना लेते हैं ना, वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है, फिर उस पर बना बनाया एक सॉफ्टवेयर रन करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ये है ना क्रोम, ये एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है, स्काइप एक सॉफ्टवेयर है बना बनाया, फिर मेरे पास वर्ड यहाँ पर और डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, VS कोड एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक बना बनाया सॉफ्टवेयर। इस तरह का एक कस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी बना बनाया सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं एनजिनिक्स। ये एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है जो हम जब अपनी एप्लीकेशन बना लेते हैं ना, तो उस पर इस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, ठीक है। ये पहले से बना हुआ सॉफ्टवेयर है। ये मेरे लिए क्या काम करते हैं, ये मेरे लिए पोर्ट डिफाइन करता है और मेरे लिए राउट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं 06 क्रिएट, ठीक है। इसको मैं ओपन विद कोड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सोचो मैंने बनाई ये मेरा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर मैंने बनाई index.html और इसमें मैं कुछ बेसिक सा कोड कर देता हूँ। चलो सुस्ती हो गया। H1 ये भी मूड में नहीं है। होम पेज, ठीक है। इसी तरह एक और बना लेते हैं यहाँ पर about.html करता हूँ, सही है। ये दो पेजेस मैंने बनाए हैं। अब ये एक वेबसाइट मैं बना रहा हूँ ना, ये एक एप्लीकेशन मैंने बनाई है, सही है। क्या इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए मैंने कोई पोर्ट रन किया? नहीं किया, सही है। क्या आप इसको एक्सेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं आपको इस लैपटॉप का आईपी दे भी दूँ, आप तब भी इस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि एप्लीकेशन एक्सेस होनी है थ्रू पोर्ट नंबर। ये एप्लीकेशन तो किसी भी पोर्ट पे चल ही नहीं रही, जब चल ही नहीं रही तो फिर एक्सेसिबल भी नहीं होगी, सही है। अब हम क्या करते हैं, जब ये वेबसाइट बना लेंगे, हम अपना काम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। जब हम ये सारा काम कर लेंगे तब हम कौन सा सॉफ्टवेयर इसके ऊपर चलाएंगे? एनजिनिक्स। ये एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को किसी ना किसी पोर्ट के ऊपर रन कर दे, सही है, और उसके राउट्स भी डिफाइन कर दे। इसके दो काम है, एक पोर्ट बनाना, मतलब उस एप्लीकेशन को किसी पोर्ट पे चलाना, दूसरा उसके राउट्स डिफाइन करने। ये दो काम है इसके। आईपी तो हमें इंटरनेट ने देना है। अच्छा, यहाँ पर गो लाइव का बटन आ रहा होता है, वो मैंने हाइड कर दिया, पता नहीं कैसे, तो इस वजह से नहीं आ रहा। तो मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। ये भी गो लाइव वाला ही काम करते हैं। जब आप गो लाइव करते हो ना, इसके पीछे भी एनजिनिक्स का सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पर देखो ना, मैंने इसको लाइव सर्वर पे ओपन किया है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये चीज़ क्या है, ये आईपी है, V4 है, V6 है, V4 है, कैसे पता चला? 4 डिजिट्स हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, पोर्ट नंबर है, ठीक है। कॉलन लगा के आगे क्या आ रहा है, पोर्ट। इसने इसको कितने पोर्ट पे चलाया है? 5500। अगर ये एप्लीकेशन 5500 पे चल रही है, क्या कोई और एप्लीकेशन चल सकती है इस पे? 5500 पे नहीं चले, सही है, क्योंकि ये पहले से रिजर्व्ड है। अच्छा, उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये राउट है। पहले गो लाइव आप करते हो तो वो क्या करता है, आईपी तो हमें इंटरनेट ने दे दी, और फिर उसने इसको पोर्ट पे एक पे चलाया, उसके बाद राउट्स भी डिफाइन किए, सही है, कि उस एप्लीकेशन की किस पेज पे जाना है आपने, उसके लिए उसने राउट्स भी डिफाइन कर दिए। ओके, समझ आ गया आपको कि लाइव सर्वर के पीछे क्या गेम चलती है, कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है। अच्छा, अब मैंने अगर इसी एप्लीकेशन का दूसरा पेज एक्सेस करना है, फिर क्या आईपी चेंज करेंगे?
नहीं, क्योंकि डिवाइस तो चेंज ही नहीं की, डिवाइस सेम है, आईपी सेम रहेगा। एप्लीकेशन सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, तो पोर्ट भी नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद राउट चेंज करेंगे कि नहीं? राउट चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने index.html को एक्सेस करना है तो यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स कर दूंगा तो यहाँ पर होम पेज आ जाए। सही है, अब आपको समझ आ गया ना ये चीज़ क्या है। अभी से पहले तक हमें नहीं पता होता था, ये गो लाइव हम करना जानते थे लेकिन ये नहीं पता था ये चीज़ें क्या है। अब समझ आ गई है ना कि एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए कितनी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं? 3, आईपी, पोर्ट और राउट। आईपी इंटरनेट ने देना है, पोर्ट और राउट किसने देने हैं? एनजीनिक्स के सॉफ्टवेयर ने। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करना है। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट क्या है कि ये 3 चीज़ें तो आपको पता चल गई हैं। अब यहाँ पर देखो, फेसबुक भी किसी सर्वर पे पड़ी है, ऐसे है कि नहीं? अगर उसको मल्टीपल यूज़र किसी भी एप्लीकेशन को अगर पूरी दुनिया यूज़ कर रही है ना, तो समझो उसकी लोकेशन क्या है? कोई ना कोई सर्वर है। सही है, वो किसी ना किसी सर्वर के ऊपर पड़ी है, हम उसको उस सर्वर से एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन देखो, अगर मैं इस सर्वर से अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करूं थ्रू देयर आईपी पोर्ट, तो ये मुझे थोड़ा कम्प्लेक्स है, ऐसे है कि नहीं? नॉर्मली हम क्या करते हैं? डोमेन्स वगैरह लिखते हैं। सही है, अब ये चीज़ कैसे वर्क करती है हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। एक्सेसिबल ऐसे ही होता है, आईपी और पोर्ट के थ्रू हम कोई स्कीम लगाते हैं जिसके थ्रू हम इस चीज़ को आसान बनाते हैं। मतलब ये हमें याद रखना सिंपल वर्ड्स में मुश्किल है। हम ह्यूमंस की नेचर है वो न्यूमेरिकल डिजिट्स ज़्यादा जल्दी इजी से अंडरस्टैंड नहीं करते, ठीक है। अच्छा, इसको आसान करने के लिए उन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि फिर हम क्या करेंगे, दुनिया में एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, इस चीज़ को आसान करने के लिए। इसको मैं शेप कर लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि दुनिया में एक सेंट्रलाइज टेबल बनाएंगे जिसका मकसद क्या होगा? इस टेबल को आप अपना आईपी दोगे, ठीक है, इस तरह कुछ भी, और आप इसको अपना पोर्ट नंबर दोगे। सही है, ये क्या करेगा? आपके आईपी और आपके पोर्ट को कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स में, जस्ट लाइक scorvix.com, इस तरह, ठीक है। आप अगर नॉर्मली देखो, आप फेसबुक को एक्सेस करते हो कैसे? facebook.com, ठीक है। उसके पीछे कितनी चीज़ें होती हैं? 2, आईपी और पोर्ट। होता क्या है कि हम आईपी और पोर्ट को याद नहीं रख पाते, तो हम इसको कंपाइल्ड करवा लेते हैं इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स के साथ। वो कैसे करवाते हैं? हम इस टेबल में एंट्री करवा के, इस टेबल को हम क्या कहते हैं? डीएनएस टेबल, डोमेन नेम सिस्टम। सही है, आप डोमेन्स वगैरह परचेज करते हो ना एक वेबसाइट की, क्यों करते हो? तो आपकी वेबसाइट इजी से लोग एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? सर्वर से तो करना है, तो सर्वर को तो ज़ुबान आईपी और पोर्ट की समझ आती है, लेकिन वो ज़ुबान हमें समझ नहीं आती, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर अपने आईपी और पोर्ट को कंपाइल करवा लेते हैं इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स के साथ, डोमेन्स के साथ। सही है, हम खुद डिफाइन करते हैं या वो नहीं, ये जो टेबल है ना, ये पूरी दुनिया का एक ही है। ये इन्होंने सेंट्रलाइज बनाया है। इसे सेंट्रलाइज क्यों बनाया है? क्योंकि देखो, ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। देखो, zuhaib.com मैंने भी ली हुई है डोमेन, आपने भी ली है zuhaib.com, ठीक है। अब यूज़र ने मेरे पास आना हो, वो आपके पास चला जाए, वैसे तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। इंटरनेट मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, डिस्टर्ब हो जाएगा ना, उसको समझ नहीं आएगी कि उसे इसके पास जाना है, इसके पास जाना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया का एक ही टेबल बनाया कि ताकि हर यूज़र हमारे पास आए डोमेन लेने के लिए, हम चेक करें कि क्या उस नेम से पहले तो डोमेन नहीं किसी को गई। अगर पहले नहीं गई तो फिर आप कोई और ले लो, ठीक है। अब फिर आप ले सकते हो, अगर चले गई हुई है तो फिर नहीं ले सकते। सही है, यहाँ पर हमने लहजा की लेनी थी तो हमें नहीं मिला था, नेम नहीं मिला था, वो पहले से रिजर्व था, हमें लहजा ऑफिशियल मिल रहा था। सही है, वो इस तरह से होता है कि समटाइम्स आपको नेम नहीं ना मिल रहे होते। डोमेन जो प्रोवाइडर होते हैं, डोमेन प्रोवाइडर कौन होते हैं? अक्सर वो गो डैडी वगैरह के नेम सुनते हो ना आप, ये कौन होते हैं? ये आपके डोमेन प्रोवाइडर होते हैं। इनका मकसद क्या होता है, इन्होंने आपसे आईपी और पोर्ट लेके उसकी एंट्री करवानी होती है इस टेबल में। सही, इनका काम बस इतना क्या होता है। सही है, समझ आ गई कि नहीं?
अच्छा चलिए हम खुद नहीं करवा सकते। नहीं, हमेशा कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करते हैं जो इस टेबल के अंदर आपकी एंट्री करवाती है। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अब वो करवाती है कैसे, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रा। लाइक यहाँ पर देखो, मैंने सर्वर पे मैं डाटा रखूँगा तो सर्वर का एक आईपी होगा और वो सर्वर मुझे मेरी एप्लीकेशन का पोर्ट दे देगा। ठीक है, फिर इन दो चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं डीएनएस में एंट्री करवा के डोमेन ले लूँगा। सही है, इस चीज़ को उन्होंने ना पब्लिक नहीं किया इस टेबल को। क्यों? अगर पब्लिक कर देते ना तो फिर हर पर्सन अपने नेम से रख देता, zuhaib.com, faisal.com, ali.com। इस वजह से इन्होंने ना इस टेबल को सेंट्रलाइज नहीं बनाया और इसको पेड रखा ताकि हर यूज़र अपना नेम ना रख सके, इसको आम ना कर सके। सही है। अच्छा, अब होता क्या है कि जो आपके डोमेन प्रोवाइडर होते हैं ना, जस्ट लाइक GoDaddy ले लें, इससे आपने डोमेन को परचेज़ किया है। होता क्या है, जब यूज़र रिक्वेस्ट करते हैं ना इस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर, तो पहले रिक्वेस्ट जाती है आपके डोमेन प्रोवाइडर पर। सही है, GoDaddy। समझो वो जो सर्वर है ना जो मैंने आपको दिखाया है, ये सर्वर, इस तरह का एक सर्वर, ये जो आपके डोमेन प्रोवाइडर होते हैं इन्होंने भी सेटअप किया होते हैं। सही है, इनके सर्वर के अंदर इनका पूरा टेबल पड़ा होता है। सही है, तो जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करते हैं ना, जस्ट लाइक यूज़र ने गूगल पर लिखा scorvix.com, तो पहले रिक्वेस्ट जाएगी GoDaddy के सर्वर। सही है, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी मेरे एक्चुअल सर्वर जिस पे मेरी वेबसाइट पड़ी हुई। ठीक है, पहले यूज़र की रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, मेरे डोमेन प्रोवाइडर के सर्वर पे, फिर वहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी मेरे रियल सर्वर। सही है, ये इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? हम खुद भी करवा सकते हैं डीएनएस में एंट्री, लेकिन फिर हमें सर्वर सेटअप करना पड़ेगा अपना, वो थोड़ा कम्प्लेक्स काम है। इस वजह से हम ये थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज़ कर लेते हैं जो हमारे बिहाफ पे इस टेबल के अंदर हमारी एंट्री करवाते हैं। सर अगर वो हमारे किसी सर्वर में मसला कर दे? नहीं करते, नहीं। नहीं। उनका काम सिर्फ ये आईपी और पोर्ट को ये कंपाइल करना है इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स में, वो आपकी एप्लीकेशन को नहीं एक्सेस कर पाता। ठीक है, उनका उससे कोई गर्ज नहीं होता। सही। अच्छा, क्योंकि सर्वर पे तो मैंने लेके जाना है ना, सर्वर पे डाटा मैंने रखने हैं, मुझे आईपी और पोर्ट मिलने हैं, मैंने वो आईपी और पोर्ट बस इसको दे के इसकी कंपाइल करवाने हैं। सही है, उसको तो ये तो एक्सेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे कोड को या मेरे सर्वर को उससे कोई गर्ज नहीं होता। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें ये भी पता चल गया आईपी, पोर्ट और राउट्स वगैरह किस तरह बनते हैं एनजीएनएक्स के। अब ये एनजीएनएक्स किस तरह से काम करता है, ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है कि लाइक यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने लिखा, ओहो, यहाँ पे मैंने लिखा scorvix.versal.app। ये .versal ये मेरा डोमेन प्रोवाइडर है। ठीक है, सर्विस है। यहाँ पर आगे मैंने लिखा कॉन्टैक्ट। यहाँ बताओ ये मेरी डोमेन है, इसके पीछे कितनी चीज़ें हैं? दो, एक आईपी एक पोर्ट। ये फॉरवर्ड स्लैश के बाद ये क्या है? मेरा राउट है। इसको मैं लिख के एंटर करता हूँ तो ये वेबसाइट मेरे सामने आ रही है। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे हैपन हो रही है इसको अंडरस्टैंड करना है कि मैंने फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट पे रिक्वेस्ट की तो उसने उसके अगेंस्ट मुझे ये जो पेज है ये किस तरह से आया है, इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अच्छा, आप क्या करोगे, लेट्स सपोज मेरा जो, अगर हम उसको ही पकड़े ना, फूड पांडा ले लो, भूख लग रही है, तो लेट्स सपोज हम शॉप्स पे जाते हैं, पेज एक ही है इसका, ये समझो ये मेरा रिक्वेस्टेड यूआरएल है। ठीक है, मेरा यूज़र आया, ठीक है, मेरी एप्लीकेशन कहाँ पे पड़ी हुई है? सर्वर के ऊपर। ठीक है, इसने सर्वर से रिक्वेस्ट की इस यूआरएल के साथ। रिक्वेस्टेड यूआरएल क्या था? ये वाला foodpanda.pk आ गई, ये उसके राउट्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई, ये आगे उसके राउट्स हैं। अच्छा, ये मेरा रिक्वेस्टेड यूआरएल था। अगर हम इसको थोड़ा कर लें, आसान बना दूं, तो कैसे करो, इसको ख़त्म कर, इसको कॉपी कर। ठीक है, ओहो,
ये मेरा रिक्वेस्टेड यूआरएल था जो यूज़र ने मेरे सर्वर से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस डोमेन पे जो भी एप्लीकेशन है वो मुझे दो। डेफिनेटली इस डोमेन के पीछे दो चीज़ें हैं, एक आईपी एक पोर्ट। आईपी के थ्रू वो सर्वर तक पहुंच गया और पोर्ट के थ्रू वो सर्वर में एप्लीकेशन तक पहुंच गया। लेकिन बात ये आती है कि सर्वर को क्या पता foodpanda.pk क्या है। सर्वर को तो जो चीज़ समझ आनी है वो क्या है, आईपी और पोर्ट। उसको तो नहीं ना पता foodpanda.pk क्या है। अच्छा, ये हमसे कहता है कि ठीक है इसको नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, पहले रिक्वेस्ट लेके जाऊँगा। ये कहते हैं पहले मैं रिक्वेस्ट लेके जाऊँगा डीएनएस के पास, जो मेरा डोमेन नेम सिस्टम है। इसको तो पता होगा ना कि ये foodpanda.pk क्या है। ये डीएनएस से क्या करेगा, इस पर्टिकुलर डोमेन के अगेंस्ट जो भी आईपी और पोर्ट होगा वो उठाएगा, फिर उसके थ्रू रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को। मतलब जब आप सर्वर पे डाटा रखोगे, सर्वर आपको आईपी और पोर्ट देगा। आपको वो याद रखना मुश्किल है, डीएनएस में एंट्री करवा के आप डोमेन ले लो, सही है। अब जब यूज़र उस डोमेन पे हिट करेगा, सही है, मतलब वो गूगल पर आके सर्च करेगा foodpanda.pk। अब गूगल को कैसे, गूगल ने रिक्वेस्ट लेके जानी है सर्वर पे, सर्वर को क्या पता foodpanda.pk क्या है, ऐसे है कि नहीं। उसने मुझे जो चीज़ दी थी वो थी आईपी और पोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पर वो कहते हैं कि सर्वर को नहीं पता आईपी और पोर्ट क्या है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ये यूआरएल लेके जाऊँगा डीएनएस के पास, क्योंकि इसमें मैंने एंट्री करवाई थी, इनसे अपनी डोमेन ली थी ये foodpanda.pk। ये डीएनएस से गुजरता हुआ क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर डोमेन के अगेंस्ट जो भी आईपी और पोर्ट होगा वो लेगा, वो लेके फिर जाएगा सर्वर के पास, ठीक है। तो पहले यूज़र की रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस के पास, फिर डीएनएस से सर्वर के पास, सही है। अच्छा, जब भी यूज़र कोई चीज़ लिख के सर्च करता है ना, वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। हम यहाँ पर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ना, कोई अपना यूआरएल वगैरह लिखते हैं, ये हम क्या कर रहे होते हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, सही है। ये जो हम जा रहे हैं ये हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर सर्वर क्या करते हैं, उस चीज़ को फाइंड करके मुझे बैक रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अगर उसको वो चीज़ मिल जाए तो वो मुझे जो सेंड करते हैं ना, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। ये बातचीत ऐसे ही हो रही होती है, समझ आ गई आपको। अब जब भी आप कोई वेबसाइट सर्च करोगे तो वो किन किन मराहिल से गुजरेगी, आपके गूगल से जाएगी पहले डीएनएस पे, ठीक है। डीएनएस से क्या लेगी, आईपी और पोर्ट, वो लेके फिर जाएगी एक्चुअल सर्वर के ऊपर, ठीक है। वहाँ से फिर आपकी एप्लीकेशन वापस लेके आए, सही है, समझ आ गई। अच्छा, इसकी ये जो बातचीत है ना, इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, सही है। अब ये जो बातचीत है ना आईपी और पोर्ट के थ्रू होनी है, ये तो हमें पता चल गया। अब ये बातचीत करवाने के लिए ना एक स्टैंडर्ड चीज़ है, उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है, यूज़र की बातचीत करवाता है सर्वर के साथ, मतलब डायरेक्टली इनकी बातचीत नहीं होती। हम एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं HTTP। अगर आप यहाँ पर भी देखो ना, मैंने लिखा foodpanda.pk, मैंने सिर्फ डोमेन लिखी है। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ला के पेस्ट करूँ ना, यहाँ पर खुद ही स्टार्टिंग में ऐड हो गया HTTPS। एस सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगाते हैं, उसको इग्नोर करें अभी। मेजर जो प्रोटोकॉल है मेरा वो क्या है, HTTP। HTTP वो मिडल मैन है जिसने यूज़र की बातचीत करवानी है सर्वर से, मतलब उसने यूज़र की रिक्वेस्ट लेके जानी है और सर्वर से रिस्पॉन्स लेके आना है, सही है, समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, अब इस HTTP के ना कुछ मेथड्स हैं, सही है। लाइक इसका एक मेथड है, उसको हम कहते हैं गेट। अभी मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ, अभी आपको समझाता हूँ ये क्या है। एक इसका मेथड है पोस्ट, ठीक है। फिर एक इसका मेथड है पुट, ये तुम्हें सारे बताएंगे। अच्छा, एक और इसका मेथड है डिलीट, सही है। ये 4 HTTP के फेमस मेथड्स हैं, और भी हैं लेकिन नॉर्मली हम 4 ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये मेथड्स उसने किस वजह से बनाए हैं। देखो HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मीन जिसने मेरी सर्वर से बातचीत करवानी है। अब ये जो बातचीत है ना इनकी आपस में, ये बातचीत वो कहते हैं 4 तरह की हो सकती है, ठीक है। पहली जिस तरह से आप उससे बातचीत कर सकते हो वो है गेट,
ठीक है। गेट का मतलब क्या है? अगर आप HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट करते हो विद गेट मेथड, इसका मतलब क्या है कि यूज़र हमेशा सर्वर से कोई चीज़ मांगेगा। गेट का मतलब है लेके आना, सही है, मतलब कोई चीज़ फेच करना, तो हम उसके लिए HTTP का कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? गेट। फिर दूसरा इसका एक मेथड है पोस्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने यूज़र ने सर्वर को कोई चीज़ देनी है ना, तो वो HTTP को बताएगा कि पोस्ट का मेथड है जिससे HTTP अंडरस्टैंड करेगा कि ये सर्वर को कुछ देना चाह रहा है, सही है। तो पोस्ट के मेथड का मतलब क्या है कि हमने सर्वर को कोई चीज़ देनी है। फिर एक इसका मेथड है पुट। पुट का मतलब क्या है कि अगर यूज़र ने सर्वर पे कोई चीज़ अपडेट करनी है ना, तो वो HTTP को कैसे बताएगा कि मैंने अपडेट करना है? वो बताएगा थ्रू मेथड। वो मेथड यूज़ करेगा पुट, जिससे HTTP अंडरस्टैंड करेगा कि ये यूज़र अपडेट करना चाह रहा है। फिर एक इसका मेथड है डिलीट। इसका मतलब क्या है कि यूज़र ने अगर सर्वर से कोई चीज़ डिलीट करनी है तो वो HTTP का मेथड यूज़ करेगा डिलीट, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? ये HTTP के फेमस मेथड्स हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये जो मेरा ब्राउज़र है ये किस मेथड पे चल रहा होता है? गेट के, ठीक है। लाइक इस पे जब भी आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो, अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है वेबसाइट्स, यही वेबसाइट मैंने सर्च की, ठीक है। अब ये मुझे क्या आया है, यहाँ से मैंने ये लिख के जब एंटर किया, रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स मुझे आया है। ये फिर HTTP के कौन से मेथड पे चल रही है? गेट पे। ये इंफॉर्मेशन है लेके आ रही है। ब्राउज़र जो है ना, ये हमेशा गेट की रिक्वेस्ट पे चलती है, बाकी रिक्वेस्टों पे नहीं चलते, सही है। ब्राउज़र बनाना भी इतना मुश्किल नहीं होता, बस रिक्वेस्ट ही करनी है ना, और वो भी सिंपल गेट की रिक्वेस्ट करनी, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा, इस ब्राउज़र की एक और भी जॉब होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे W3 Schools पे आओ। अब ये मैंने लिखा w3schools.com, इसके पीछे कितनी चीज़ें हैं? 2, IP और पोर्ट। ये लिख के मैंने एंटर किया तो कहाँ पे गई रिक्वेस्ट? सर्वर के पास। पहले DNS से होते हुए सर्वर के पास गई। अब सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स जो दिया है वो मेरे सामने नज़र आ रहा है। अब ये बातचीत हुई किसके थ्रू? HTTP के थ्रू, और ब्राउज़र में चल रहा है, तो मेथड कौन सा यूज़ हुआ? गेट का। अब हमारे पास ना मतलब ब्राउज़र यूज़ होता है ये गेट की रिक्वेस्ट करने के लिए। और भी डिफरेंट तरीके हैं, लाइक आप CMD में आओ ना, CMD के थ्रू भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर कर्ल लिख के आगे ये URL दे दो, एंटर करोगे तो ये सारी वेबसाइट को आपके टर्मिनल में ओपन कर दे। ये देखो, ये CSS है, ये अंदर HTML आ रही है, ये सारी उसने यहाँ पे मुझे शो कर दी। लेकिन एक चीज़ है, वो क्या है? ब्राउज़र की ना 2 जॉब्स हैं। एक तो गेट की रिक्वेस्ट करना, दूसरा वो देखता है कि अगर रिस्पॉन्स के अंदर HTML आ रही है ना, तो वो HTML को एग्जीक्यूट करके दिखाता है, सही है। जबकि CMD में मैंने कर्ल लिख के एंटर किया है, इसकी जॉब रेंडर करके दिखाना नहीं था, तो इसने सिंपली मुझे जो रिस्पॉन्स में आ रहा था वो डायरेक्टली शो कर, सही है। तो ब्राउज़र के 2 काम होते हैं कि एक तो रिक्वेस्ट करना, दूसरा अगर रिस्पॉन्स में HTML है तो उसको एग्जीक्यूट करके दिखाना है, ठीक है। समझ आ गई? ब्राउज़र के थ्रू भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और CMD के थ्रू भी। CMD में करनी है तो क्या कमांड? कर लिख के आगे रिक्वेस्टेड URL। फिर एक और हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, ये CMD ने पूरा कोड दे दिया, वो कोड दोबारा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन करना ही क्यों है, ठीक है। वैसे ही मज़ा लेने के लिए। लेकिन ये किसी और टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, अभी मैं इस पे भी बात करूँगा तो हम अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, एक ये भी सॉफ्टवेयर है पोस्टमैन, ये भी इसी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर भी आप, जैसे मैं वही URL यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, w3schools.com सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर देखो नीचे रिस्पॉन्स आ रहा है, और रिस्पॉन्स में ये क्या है? HTML, ठीक है। अब इसने भी HTML को एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाया, क्योंकि ये ब्राउज़र नहीं है, सही है। वो ब्राउज़र की जॉब है HTML को रेंडर करके दिखाना, ठीक है। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब मैंने बात की थी HTTP के मेथड्स की, सही है। अब यहाँ पे मेथड क्या लगा हुआ है? गेट। मैं पोस्ट का कर देता हूँ। पोस्ट का मतलब क्या था? देना, डेटा सर्वर को देना। मैं सेंड करता हूँ, यहाँ पर ये क्या करेगा? अभी इसने चला दिया, मेरे ख्याल से उन्होंने पोस्ट के मेथड पे भी बनाई हुई है। नॉर्मली
जो रिक्वेस्टेड यूआरएल्स होते हैं ना, ये हमेशा गेट के मेथड्स पे चल रहे होते हैं, ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। अगर हम देखो यूज़र ने डिफाइन किया गेट का मेथड, हम पोस्ट का यूज़ करेंगे तो ये आपको नॉट फाउंड का एरर दे देगा, सही है। अभी ये W3 स्कूल्स की कोई लॉजिक्स वगैरह उन्होंने लगाई हैं जिसकी वजह से ये मुझे चलाने दे रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई इतनी आपको। अच्छा, अब ये भी चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर हम यहाँ पर आए, कहाँ पे थे हम, HTTP के मेथड्स। अब ये सारा इकोसिस्टम तो आपको समझ आ गया कि ये एक वेबसाइट किस तरह से रन होती है, किस तरह से हमें उसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाना होता है। अब इजीली कर लेंगे ना ये काम, मतलब लैपटॉप से सर्वर पे डाटा भेजने हैं, सर्वर से IP और पोर्ट मिलेगा, उसकी DNS में एंट्री करवा के किसी भी डोमेन प्रोवाइडर से वो आपको डोमेन दे देगा, आपका काम चल पड़ेगा। लेकिन बैकग्राउंड में कैसे चीज़ें चल रही थी ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था। ओके, समझ आ गई। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर वापस, जहाँ से हमने बात शुरू की थी। अभी हम मेजरली जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ना अपने कोर्स के अंदर, वो है फ्रंट एंड, ठीक है, कि फ्रंट एंड हम बनाना चाह रहे हैं। ओके, अब फ्रंट एंड बनाने के लिए हमने अभी तक जो बेस टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं वो कौन कौन सी हैं, मतलब जो बेस टर्मिनोलॉजीज हमने अभी तक इसमें सीखी है ना, वो HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इनके थ्रू हमने फ्रंट एंड लिखना सीखा है अभी तक। अच्छा, लेकिन अभी इन 2026 अगर आप मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो ना, या मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स बनाना चाहते हो, तो ये 3 टेक्नोलॉजीज काफ़ी नहीं, सही है। मतलब सिर्फ सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आप मॉडर्न वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते। मॉडर्न मतलब जिनमें फंक्शनैलिटीज़ ज़्यादा है, जिनका पेज रिफ्रेश नहीं होता, जिनका डाटा बार बार लोड नहीं होता, जिनकी परफॉर्मेंस बाकियों की निस्बत ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह की मॉडर्न वेब एप्लीकेशन आप इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ नहीं बना सकते, ठीक है। पहले बनाते थे, 19th में बनाते थे, 2005 के अंदर बनाते थे, 10 में बनाते थे, लेकिन 26 में नहीं बनाए, सही है। पहले क्या होता था, मैं पहले का भी आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। पहले एक टेक्नोलॉजी चलती थी नॉर्मली वेबसाइट के अंदर, जिसको हम कहते थे PHP, सही, काफ़ी चली है। अच्छा, इसमें क्या होता था, सब कुछ मोनोलिथिक होता था, मतलब एक ही फाइल के अंदर HTML भी, CSS भी, जावास्क्रिप्ट भी, ठीक है। जबकि हमने कोड करना सीखा HTML सेपरेट, CSS सेपरेट, जावास्क्रिप्ट सेपरेट। लेकिन PHP के अंदर क्या होता था, ये सब कुछ मोनोलिथिक होता था। मोनोलिथिक मीन इकट्ठा, सारा कुछ इकट्ठा। और ये जो PHP थी ना, ये चलती थी सर्वर साइड के ऊपर, ठीक है। सर्वर साइड मतलब बैकएंड के ऊपर, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, ये सर्वर साइड क्या और क्लाइंट साइड क्या है। सर्वर साइड का मतलब है कि ये जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है ना, ये लोड होगी हमेशा, जो मेरा ये सर्वर है ना, ये यहाँ से हमेशा यहाँ से रेंडर हुआ करेगी, ठीक है। एक सर्वर इसको हम कहते हैं CSR और SSR। SSR मीन सर्वर साइड रेंडरिंग, सही है। इसका मतलब क्या है, ये जो PHP है ना, ये सर्वर साइड पे रेंडर होती है। मतलब कि सारी चीज़ें जो फ्रंट एंड की हैं, जो आपका फ्रंट एंड है ना, वो भी बैक एंड के ऊपर चल रहा हो, सही है, समझ आ गई कि नहीं। CSR का मतलब है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सही है। ये कहती है कि जो आपका फ्रंट एंड है वो सेपरेट चलेगा, बैक एंड सेपरेट चलेगा। अभी हम इस पे बात करेंगे, लेकिन सर्वर साइड का पहले अंडरस्टैंड करना। जैसे यहाँ पर अगर आप आओ W3 स्कूल्स, यहाँ पर इसके अगर रिस्पॉन्स में देखो ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब कुछ क्या था, मिक्स है, ऐसे है कि नहीं। कहाँ पे गया, ये देखो HTML CSS लूप्स वगैरह सब कुछ क्या है, मोनोलिथिक है। ये PHP है, सर्वर साइड रेंडरिंग है, ठीक है। अब सर्वर साइड का मतलब क्या है कि यहाँ पर हर बार रिक्वेस्ट करने पे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर आओ ना इनकी वेबसाइट के ऊपर, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके करो इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट करके यहाँ पर आओ नेटवर्क के अंदर, ओके, इसको रिफ्रेश करो। ये सारी वो रिक्वेस्टें हैं जो सर्वर को गई हैं, सही है। अब यहाँ पर एक मेन रिक्वेस्ट थी w3schools.com। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, मेरा रिक्वेस्टेड URL कौन सा था, w3schools.com। रिक्वेस्ट मेथड क्या था, गेट।
200 मीन ये ना कुछ स्टेटस कोड्स होते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट सही हुई है नहीं हुई, तो यहाँ पर 200 मतलब ओके है कि सक्सेस हुए। अच्छा, अब इसका रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट मतलब अप्रूव हुई, ठीक है, तो रिस्पॉन्स में उसने मुझे ये सारा डाटा दिया है। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पर करता हूँ पेज चेंज। सही, दोबारा से सारी ये यहाँ पर देखो, ये दोबारा से सारी रिक्वेस्टें गई सर्वर के ऊपर, फिर पेज चेंज करो, ये दोबारा से रिक्वेस्टें गई। अगर आप यहाँ पर ना भी फोकस करो, यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेना, आप पेज चेंज करोगे ना, पेज रिफ्रेश हो रहे, ये रिफ्रेश क्यों हो रहा है? ये चल रहा है सर्वर साइड के ऊपर। सर्वर साइड मतलब मेरा जो फ्रंट एंड है वो भी कहाँ पे चल रहा है? बैक एंड मतलब सर्वर के ऊपर, ठीक है। अब जब फ्रंट एंड भी सर्वर पे लोड होता है ना, फिर क्या होता है कि फ्रंट एंड पे कोई भी चीज़ आप चेंज करते हो, जैसे पेज ही चेंज कर रहे हो, दोबारा से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर और रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करो ना, ये पेज चेंज होता है, ग्लिच आता है थोड़ा सा, ऐसे ही है ना, थोड़ा सा ग्लिच आता है ना यहाँ पे, ये देखो ऐसा क्यों होता है? अभी ये पेज है ना, आपने पेज चेंज किया, पेज रिफ्रेश हुआ, सर्वर से रिक्वेस्ट गई और न्यू HTML आई रिस्पॉन्स के अंदर, वो न्यू HTML इसके ऊपर आ रही है पुराने पेज के ऊपर, इस वजह से ये ग्लिच पैदा हो रहा है, ठीक है, समझ आ गई? इसको हम कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग, कि हमारा जो हर चीज़ है वो सर्वर साइड होती है। अब जब सब चीज़ें सर्वर पे चलेंगी तो सर्वर पे बर्डन आएगा, अब जब सर्वर पे बर्डन आएगा तो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस गिरेगी, ठीक है। वो आपके सामने ही है ना, पेज ही रिफ्रेश करोगे तो पेज रीलोड होगा, ग्लिच पैदा होंगे, सही है। मोबाइल्स में ऐसा होता है, मोबाइल ऐप्स में नहीं होता, इवन वो मोस्टली क्लाइंट साइड होती है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको सर्वर साइड क्या है? अब पहले जो काम होता था ना PHP में, PHP थी प्योर सर्वर साइड रेंडरिंग, ये सब कुछ मतलब इसका क्या है, सर्वर पे चलेगा, सही है। तो जब तक सब कुछ सर्वर पे चलता था वो वाली फंक्शनैलिटी, वो वाली परफॉर्मेंस नहीं पैदा होती, सही है। अब इसकी वर्सेस फिर उन्होंने क्या किया, मॉडर्न दौर के अंदर, लेटेस्ट दौर के अंदर उन्होंने क्या किया कि हम एक कंसेप्ट निकालेंगे CSR, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि आप यहाँ से कोई भी वेबसाइट सर्च करोगे ना, जैसे लहजा कर लो, ये एक वेबसाइट मैंने सर्च की, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके करता हूँ इंस्पेक्ट, यहाँ पर नेटवर्क में आओ, आज हम कर रहे थे क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे। उसका मतलब क्या है, ये एक वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन की है, ठीक है। इस वेबसाइट को मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में आके नेटवर्क में आया हूँ, ठीक है। इसको मैंने सर्च किया तो रिक्वेस्ट गई मेरे सर्वर के ऊपर, रिस्पॉन्स में इसने मुझे क्या दिया है, एक खाली HTML जिसमें कुछ बेसिक टैग्स लगे होंगे, सही है। ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग मतलब ये कहते हैं कि यूज़र सर्च करेगा, सर्वर अपनी तरफ से एक खाली HTML देगा मुझे, ठीक है। ये जो सारे के सारे टैग्स हैं ये क्लाइंट साइड पे बनेंगे। क्लाइंट साइड मीन यूज़र की जो मशीन है उसको हम क्लाइंट साइड कहते हैं, ठीक है। वो कैसे बनेंगे, document.getElementById कर करके, सही है। समझ आ गई कि नहीं आपको? ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या है और सर्वर साइड क्या है? सर्वर साइड रेंडरिंग सिंपली याद रखना कि हर चीज़ सर्वर पे लोड होगी, ठीक है। पेज चेंज करेंगे, नया पेज सर्वर से लोड होगा। जबकि क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या है कि सर्वर सिर्फ क्या करेगा, एक खाली HTML भेज देगा। बाकी ये सारे जो टैग्स मुझे नज़र आ रहे हैं ये मैं क्लाइंट साइड के ऊपर यूज़र की मशीन में document.getElementById करके बनाऊंगा, सही है। समझ आ गई कि नहीं आपको? अच्छा, एक और चीज़ मज़े की चीज़ है, मैंने किया पेज चेंज, क्या यहाँ पे रिक्वेस्ट गई दोबारा पेज चेंज करो, पेज रिफ्रेश हुआ कोई? यहाँ पे भी फोकस करना, पेज चेंज करो, कोई गई? कोई रिक्वेस्ट नहीं गई, और ना ही यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट गई, हिट हुई। ये क्लाइंट साइड, ये रिएक्ट है। रिएक्ट कहते हैं आप रिक्वेस्ट भेजोगे ना सर्वर के ऊपर, सर्वर एक खाली HTML लोड कर देगा, बाकी जो सारी के वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो बनेगा यूज़र की मशीन के अंदर आके, ठीक है। दोबारा सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। ये क्या करते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट को एक ही टाइम पे लोड कर लेते हो, सही है, सारी की वेबसाइट। फिर आप पेज चेंज भी करते रहते हो तो दोबारा पेज रिफ्रेश नहीं होता, क्योंकि इसने वन टाइम पर इसको लोड कर लिया होता, ठीक है। ये क्लाइंट साइड है, ओके।
अब इतना समझ आ गया ना कि पहले किस तरह से काम होता था और अब किस तरह से होते हैं, ठीक है। अभी किस तरह होता है ये तो नहीं मैंने बताया, मैंने सिंपल बताया। अभी जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो है CSR, क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड का पता चल गया ना, और यूज़र की मशीन के सर्वर खाली HTML देगा और वो सारे टैग्स यूज़र की मशीन में बनेगा। और सर्वर साइड का क्या मतलब है, सब कुछ सर्वर से रेंडर होगा, ओके। अच्छा, अब ये जो कंसेप्ट था ना CSR, इसको देखते हुए ना कुछ टेक्नोलॉजीज सामने आई, जिनमें एक टेक्नोलॉजी थी AngularJS, ठीक है, जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती थी, ठीक है। फिर एक टेक्नोलॉजी इसमें और आई थी, उसको हम कहते हैं React, ठीक है। फिर एक टेक्नोलॉजी और थी Vue.js, ठीक है। ये लेटेस्ट कंसेप्ट को देखते हुए ये 3 टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आमने सामने आई, React, Angular और Vue। Vue तो बिल्कुल ही साइड पे कर दें, ये आया था और ख़त्म हो गया, ये ज़्यादा चला ही नहीं था, ठीक है। React को ऑन करते हैं फेसबुक, मेटा। Angular को ऑन करते हैं गूगल, सही है, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में से कोई इसको ऑन करते हैं, गूगल ऑन करते हैं इसको, ठीक है, समझ आ गया। अब React का और Angular का अच्छा खासा कंपटीशन चलता रहा है 17 से लेके 2023 के अंदर अब तक का, मतलब काम दोनों का सही था, दोनों एक ही मेथड के ऊपर लाए कर रहे थे CSR, क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे, तो मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से तो ठीक थे, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से दोनों में हमेशा चैलेंज चलता रहा है, सही है। अब React ने क्या किया, Angular में काम हुआ 5-6 साल, अच्छा खासा काम हुआ Angular के अंदर, ठीक है। React ने क्या किया, 2023 के अंदर कुछ कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इसने एक कंसेप्ट निकाला जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग, सही। अभी ये क्या होता है मैं इसको समझाऊंगा आपको। फिर इसने एक कंसेप्ट निकाला, ओहो, React नेटिव, सही है। फिर इसने एक और कंसेप्ट निकाला, वर्चुअल DOM, सही। React के पॉपुलर होने की मेन रीजंस जो थी वो ये थी, ये 3 चीज़ें ज़्यादा, ठीक है, और भी बहुत सारे थे लेकिन ये 3 पीक लेवल पे थे। 2023 के अंदर React ने ये कंसेप्ट्स निकाले जो Angular में नहीं थे, ठीक है। React ने कहा मैं कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग को सपोर्ट करूँगा। इसका क्या मतलब है कि वो कहते हैं कि जैसे कोई भी वेबसाइट है ना, जैसे आप यहाँ पर इसको ही ओपन कर लो, ये एक वेबसाइट है, सही। अब इसमें कुछ चीज़ें कॉमन है, अगर आप देखो ना, जैसे ये कार्ड्स हैं, ये सेम है ना, सारे सेम है, UI सेम है, बस कंटेंट चेंज है। वो कह रहे हैं आपको इनका कोड बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, सही। एक बार कोड करें, बाकियों को कॉल करते रहे, सही, आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर हम कोई सही वाली वेबसाइट खोल लेते हैं, ब्लेज़र कॉल, सही, ये वेबसाइट है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे हेडर है इसका, सही, नैव बार है, ये हर पेज के अंदर आ रहा है, ऐसे ही ना। अगर मैं HTML में होता, मैंने क्या करना था, इस नैव बार का कोड उठा के HTML के अंदर भी लिखना था, about.html में भी लिखना था, कॉन्टैक्ट में भी लिखना था, सही है। React ने कहा कि आपको कोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, आपने जो चीज़ कॉमन है ना, जो बार बार यूज़ होनी है, उसका एक कंपोनेंट बना लें, ठीक है, जस्ट लाइक एक फंक्शन बना लें, सही। बाकी जगह पर क्या करें, सिंपली उस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। आपका 50% काम तो डिक्रीज हो गया, सही है, काम आसान हो गया ना। अब मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो, ये कार्ड्स हैं, इनका UI सबका सेम है ना। एक तो तरीका है मैं एक कार्ड बनाऊँ फिर उसको कॉपी पेस्ट करूँ, एक तरीका क्या है मैं इसका कंपोनेंट बना लूँ। अब इस तरह का कार्ड अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पर भी है, ऐसे ही है कि नहीं, तो समझो 6 यहाँ पर हैं, 6 यहाँ पर हैं,
मतलब 12 टाइम्स मुझे इसको रिपीट करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए रिएक्ट ने कहा इसका भी कंपोनेंट बना लो। जो चीज़ आपकी वेबसाइट के अंदर रिपीटेड है ना, आप उसका एक कंपोनेंट बना लो, सही है। बाकी जगहों पर सिंपली आपने उसको कॉल कर दिया, तो आपका काम तो यहाँ पे आसान हो गया। ये इसका पहला कंसेप्ट था, कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग। अगर आप सोचो जो कार है, कार आप बिल्कुल एक ही क्यों नहीं बनाते, एक ही स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं है सारी। मतलब अगर हम देखें कार कंपोनेंट्स, ये यहाँ पर कार के इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स क्यों होते हैं, जस्ट लाइक दिस, इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, ये एक ही क्यों नहीं होता पूरा ढांचा। सोचो ये लहदा इतने कंपोनेंट्स क्यों होते हैं। अरे एक का लहदा तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सारे एक ही क्यों नहीं होते, मतलब एक ही ढांचा हो ना, क्यों ये सेपरेट क्यों लगाने पड़ते हैं हमें। एक तो देखो अगर सारी कार एक ही बना देंगे, कोई इसमें पार्ट्स नहीं होंगे, कोई कंपोनेंट्स नहीं होंगे, एक चीज़ इफेक्ट करेगी तो पूरी कार इफेक्ट करेगी, ऐसी है कि नहीं। टायर में खराबी है तो पूरी कार खराब है, सही है। इस वजह से हम कार के कंपोनेंट्स बनाते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट। फिर एक टायर बन गया, उसी को आगे उसी से 4 टायर बना लेते, सही है। फिर अगर इसमें कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाता है इसका कोई, सही है, जस्ट लाइक कोई टायर ख़राब हो जाता है, क्या पूरी कार इफेक्ट करेगी? नहीं, हम सिंपली उस कंपोनेंट को चेंज कर लें, फिक्स कर लें, सही है। सेम काम यहाँ वेबसाइट के अंदर है। एक तो ये क्या करते हैं, एक तो आपको समझ आ गया ना, अगर हम कंपोनेंट्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा, पूरी वेबसाइट इफेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ जितने हिस्से में प्रॉब्लम होगी उतना एरिया इफेक्ट होगा, बाकी काम मेरा स्मूथली चलता रहेगा। और दूसरा कोड रीयूजेबिलिटी, कोड कॉपी पेस्ट नहीं है यहाँ, सही है। एक बार कोड करना है, बाकी वहाँ पर हर जगह यूज़ करते रहने, ठीक है। ये इसका पहला कंसेप्ट था, यहाँ से इसने अच्छी खासी मार्केट गेन की, क्योंकि ये पहले कंसेप्ट एंगुलर में नहीं था, व्यू में नहीं था। फिर इसने कंसेप्ट निकाला रिएक्ट नेटिव का। इसने कहा कि अगर कोई वेब डेवलपर है लेटेस्ट वेब डेवलपर है जो रिएक्ट में काम कर रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी वो सीखे रिएक्ट नेटिव, जिसका 80% कोड रिएक्ट वाला है, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकता है, सही है। मतलब रिएक्ट को यूज़ करते हुए अगर वो रिएक्ट नेटिव सीख लेता है तो वो एक वेब डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर भी बन गया, सही। अब ये इसका एक अच्छा बहुत पीक लेवल पे लेके जाने के लिए ये मेजर कंसेप्ट था इसका, रिएक्ट नेटिव, कि एक वेब डेवलपर सोचो मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकता है। अब मोबाइल एप्लीकेशन में कंप्लीट डेप्थ है इसकी, कि उसमें iOS भी आ जाते हैं, उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ काम करते हैं, एंड्रॉयड भी आ जाते हैं, उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ काम करते हैं। रिएक्ट नेटिव ने कहा था, पहले क्या होता था, iOS की एप्लीकेशन बनानी होती थी, एक सेपरेट लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, स्विफ्ट, C# वगैरह। एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनानी होती थी, सेपरेट सीखते थे कोटलिन या जावा, ओके। रिएक्ट नेटिव ने क्या कहा, इसने कहा कि मेरे से मोबाइल एप्लीकेशन बनाओगे ना मुझे यूज़ करते हुए, एक ही कोड होगा, उससे iOS की एप्लीकेशन भी बनेगी, एंड्रॉयड की भी बनेगी, ठीक है। ये कंसेप्ट आज से पहले मार्केट में नहीं था, इसकी वजह से ये हाइप पे चला गया, ठीक है। फिर एक और इसने कंसेप्ट निकाला, वर्चुअल डॉम। ये क्या था, इसने कहा कि एक तो आपका रियल डॉम है HTML, सही है। अब HTML में कोई चेंजेस हों तो हमें पता है कि पूरी की पूरी HTML दोबारा रेंडर होती है, सही है। इसने क्या कहा, मैं क्या करूँगा, एक रियल डॉम की एक कॉपी बना लूँगा, सही है। वर्चुअल डॉम मतलब हकीकत नहीं, ख्याली डॉम, जो भी चेंजेस हो रही होंगी ना वो मैं करूँगा वर्चुअल डॉम के अंदर, सही है। फिर वर्चुअल डॉम का कंपैरिजन करूँगा रियल डॉम से, और जितनी की चेंजेस वर्चुअल डॉम में हुई होंगी सिर्फ उतनी की चेंजेस रियल डॉम के अंदर करूँगा, जिससे आपका पेज रिफ्रेश होने से भी बच जाएगा, सही है। ये मेजर, इसके 3 मेजर बेनिफिट्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इसको पीक पे लेके जाने वाले ये 3 कंसेप्ट्स, ठीक है, ये पहले मार्केट के अंदर नहीं थे। अब 2026 के अंदर हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें एंगुलर में काम करना है कि रिएक्ट में करना है, क्योंकि रिएक्ट जो है ना ये विनर डिक्लेयर हो गया था 2023 के अंदर। सब लोगों ने इसको विनर डिक्लेयर, जैसे मैच होता है ना उसका रिजल्ट बाद में आता है ना, कोई कौन जीतता है कौन
आ रहा है। तो समझो 2023 से पहले ये मैच में रहे हैं, रिएक्ट और एंगुलर। लोग कंफ्यूज से एंगुलर में जाएंगे रिएक्ट में। 2023 के अंदर ये रिएक्ट विनर डिक्लेयर हो गए कि काम करने हैं तो रिएक्ट के अंदर करना है। अब जब लोगों को ये पता चल गया कि रिएक्ट के अंदर ही काम करना है, फिर उन्होंने इस पे रिसर्चेस शुरू कर दी। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थे ना उनको फिक्स करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं ना था, ये विनर था, तो ये तो मजबूरी थी फिर उनकी कि काम करना है तो इसके अंदर ही करना है, ठीक है। फिर उन्होंने इस पे रिसर्चेस वगैरह शुरू की और इसके फ्रेमवर्क्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए, जिसमें रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है, उसको हम कहते हैं नेक्स्ट, सही। फिर इसका एक और फ्रेमवर्क है गेट्सबी या वाइट कह लो, ठीक है। ये फ्रेमवर्क है। जिस तरह CSS हमने सीखी थी ना, उसके बाद बूटस्ट्रैप क्या था, फ्रेमवर्क था CSS का, वो यूज़ तो CSS को ही कर रहा था, बस उसने उसके काम को आसान किया था। इसी तरह ये Next.js वाइट, ये फ्रेमवर्क किसके हैं, रिएक्ट के। तो ग्राउंड तो रिएक्ट है, मतलब बेस रिएक्ट पे ही कर रहे हैं, ओके। बस इन्होंने कुछ जो रिएक्ट में कोई एक दो प्रॉब्लम्स थी उनको फिक्स की है, सही, और नई टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया नेक्स्ट, ठीक है। जैसे रिएक्ट में एक प्रॉब्लम है, इसमें एक HTML का पेज होता है, मल्टीपल पेज नहीं बना सकते, ये इसका प्रॉब्लम फिक्स किया है नेक्स्ट ने, सही है। वाइट ने इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया है, ये इसका बेनिफिट, ठीक है। क्योंकि जब लोगों को ये पता चल गया था ना कि रिएक्ट पे ही काम होना है और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उन्होंने इस पे सर्चेस शुरू कर दी थी, रिसर्च करनी शुरू कर दी। फिर इसके जो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने देखे उसको फिक्स करते गए, आज तक कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? तो अब हमें मेजरली रिएक्ट के ऊपर ग्रिप हासिल करनी है, इस पे फोकस करना है, सही है। ये सारी गाइड मैंने आपको कर दी है कि बैकग्राउंड में किस किस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं, और रिएक्ट पढ़ने की मेन रीज़न भी आपको बता दी है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे इसके प्रोजेक्ट सेटअप करने की तरफ, ओके।